हमारे आसपास कई प्रकार के प्लास्टिक के उत्पाद उपलब्ध हैं। जब ये उत्पाद घिसते अथवा टूटते हैं तब ये प्लास्टिक के छोटे कणों में बदल जाते हैं। प्लास्टिक के वह कण जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 5 मिलीमीटर के बीच में है माइक्रोप्लास्टिक कहलाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक हमारे पर्यावरण में दो कारणों से जमा होते हैं। पहला, बड़े प्लास्टिक के टूटने या घिसने से, और दूसरा, प्लास्टिक के वह माइक्रोबीड्स जो जानबूझकर कमर्शियल प्रोडक्ट्स में डाले जाते हैं। इन माइक्रोबीड्स का प्रयोग पदार्थ के वॉल्यूम अर्थात माप को बढ़ाने के लिए किया जाता है। शैम्पू, फेस वॉश, डिटर्जेंट आदि की साफ करने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए भी इनमें माइक्रोबीड्स डाले जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक के कण बहुत छोटे होते हैं, अतः इन्हें आमतौर पर उपयोग में आने वाली फिल्टर प्रणाली से अलग नहीं किया जा सकता। पानी के साथ मिलकर ये सीवेज सिस्टम से होते हुए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंच जाते हैं। इतिहास में देखें तो प्लास्टिक का प्रथम उत्पादन 1862 में अलेक्जेंडर पार्किस के द्वारा किया गया। उसके उपरांत 1869 में हयात ने सिंथेटिक प्लास्टिक तथा 1960 में बेकरलैंड ने बेकलाइट प्लास्टिक का निर्माण किया। वर्ल्ड वार II के बाद प्लास्टिक का काफ़ी इस्तेमाल शुरू हुआ क्योंकि तब तक वेल्स द्वारा बनाया गया नायलॉन प्रचलित हो गया था। नायलॉन से बनी रस्सियाँ, पैराशूट, हेलमेट तथा कपड़ों के कारण प्लास्टिक का प्रयोग लगभग 300% तक बढ़ गया। आजकल प्लास्टिक हमारे कपड़ों में, औद्योगिक उत्पादों में तथा अन्य प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं में प्रयोग किया जाने लगा है। प्लास्टिक को मेडिसिन से लेकर फूड पैकेजिंग के लिए तथा टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, शैम्पू, डिसइंफेक्टेंट तथा कई प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन जैसे कि आईलाइनर, फेस वॉश, फेस स्क्रब आदि में प्रयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक बेस्ड पेंट तथा थर्मोप्लास्टिक पेंट भी माइक्रोप्लास्टिक के कण निकालते रहते हैं। टायर में 60% तक प्लास्टिक होता है जो टायरों के घिसने से पर्यावरण में शामिल होता रहता है। अकेले यूके में ही ये उत्पादन लगभग 63,000 टन प्रति वर्ष है। प्लास्टिक युक्त कपड़े जैसे कि एक्रेलिक फाइबर तथा स्पेंडेक्स एक बार धोने पर ही 7 लाख माइक्रोफाइब्रल अर्थात रेशे उत्पन्न करते हैं। हर प्रकार के डिटर्जेंट तथा सफाई में उपयोग होने वाले डिसइंफेक्टेंट भी माइक्रोप्लास्टिक उत्पन्न करते हैं। कोल्ड ड्रिंक, पानी अथवा दूध की बोतलें तथा डिस्पोजेबल बर्तन पेट या पॉलीस्टाइरीन नामक प्लास्टिक के बने होते हैं। ऐसा प्लास्टिक भी पर्यावरण में काफ़ी समय तक बना रहता है। 1960 से प्लास्टिक कचरा महासागरों में पाया जा रहा है। 60 के दशक में मानव ने प्लास्टिक को एक समस्या के रूप में पहचाना तथा इसके सही प्रयोग के प्रति जागरूकता के लिए कई प्रयास शुरू किए। प्लास्टिक में कई रसायन जैसे कि बिस्फेनोल ए तथा थायलेट का मिश्रण किया जाता है जिससे इसका लचीलापन बढ़ाया या घटाया जा सकता है तथा इसे पारदर्शी अथवा कठोर व मजबूत बनाया जाता है। ये रसायन भी पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। बहुत सारा प्लास्टिक की थैलियाँ बनाने अथवा फूड पैकेजिंग के लिए प्रयोग होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक आसानी से पानी तथा सूर्य की किरणों में माइक्रोप्लास्टिक में बदल जाते हैं। पेंडेमिक के कारण भी प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। नए अनुमान से लगभग 300 मिलियन टन प्लास्टिक हर वर्ष उत्पन्न होता है। ये प्लास्टिक निपटारे की क्रिया के दौरान या तो लैंडफिल अर्थात भूमि में दबाया जाता है या जलाया जाता है। दोनों ही परिस्थितियों में ये पर्यावरण का नाश करता है। प्लास्टिक प्राकृतिक रूप से समाप्त होने में काफ़ी लंबे समय लेता है। भूमि में दबाने अथवा जलाने पर भी प्लास्टिक माइक्रो अथवा नैनो प्लास्टिक के कणों में बदल जाता है। अंततः प्लास्टिक के कण सागरों तक पहुंचते हैं तथा शोध के अनुसार लगभग 10 मिलियन टन प्लास्टिक सागर की सतह पर तैर रहा है। पानी अथवा हवा के घर्षण से तथा सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों से प्लास्टिक के कण टूटते हैं तथा सागर के लगभग 1000 किलोमीटर चौड़े गायरस में इकट्ठा होते हैं। इसे गार्बेज पैच कहते हैं। 50% प्लास्टिक पानी से हल्का होता है किंतु केवल 0.3 मिलियन टन प्लास्टिक ही सागरों में तैर रहा है। तो बाकी का प्लास्टिक कहाँ गया? प्लास्टिक का केवल 9% भाग ही रिसाइकल होता है और रिसाइकलिंग भी प्लास्टिक के निपटारे के लिए बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। कई समृद्ध देशों का प्लास्टिक कचरा गरीब देशों में निर्यात होता है तथा वहां प्रदूषण का कारण बनता है।
छोटे आकार के कारण ट्रीटमेंट प्लांट में पानी के प्लास्टिक के कणों को अलग कर पाना मुश्किल होता है। ट्रीटमेंट प्लांट के तलछट पर यह प्लास्टिक इकट्ठा होता है तथा बैक्टीरिया आदि के लिए हॉटस्पॉट बनता है। इन स्थानों में ऐसे बैक्टीरिया उत्पन्न हो रहे हैं जो बैक्टीरिया के प्रति प्रतिरोधी हैं। नए शोध के अनुसार माइक्रोप्लास्टिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के तल में लुगदी के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। इसी गारे अथवा घोल में अन्य पेस्टिसाइड अथवा केमिकल्स भी उपस्थित होते हैं। ऐसे स्थानों पर बैक्टीरिया अथवा जीवाणु बढ़ते हैं। ये पाया गया है कि इस प्रकार की स्लरी में रहने वाले कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के प्रति 30% अधिक तक प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेते हैं। यूएस की न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक शोध के अनुसार माइक्रोप्लास्टिक के कण बैक्टीरिया के लिए सतह प्रदान करते हैं, जिन पर चिपक जाने से बैक्टीरिया आपस में डीएनए का आदान प्रदान कर पाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में केमिकल तथा एंटीबायोटिक के होने से बैक्टीरिया में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। शोध में पाया गया है कि बैक्टीरिया के SUL1, SUL2 तथा INTL1 नामक जीन सल्फोनामाइड के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मददगार हैं। बैक्टीरिया जो माइक्रोप्लास्ट की बायोफिल्म पर बढ़ते हैं, उनमें इन जीनों में 30 गुना तक वृद्धि हो जाती है। प्लास्टिक के छोटे कण पानी में पाए जाने वाले जीवों अथवा पौधों द्वारा सोख लिए जाते हैं तथा इस प्रकार प्लास्टिक हमारी भोजन श्रृंखला में शामिल हो जाता है। पौधों से पानी के जीवों में और जीवों से मछलियों से होता हुआ मानव के भोजन में प्लास्टिक पहुंच रहा है। 2020 के एक शोध के अनुसार खाने के नमक के लगभग 20% नमूनों में 114 से 17,200 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम तक माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। फलों तथा सब्जियों में भी प्लास्टिक की उपस्थिति है। अनुमान है कि हर व्यक्ति लगभग 20,000 माइक्रोप्लास्टिक के कण हर वर्ष केवल नमक के द्वारा ही ग्रहण कर सकता है। तो क्या किया जाए? प्लास्टिक एक उपयोगी वस्तु है। ये सस्ते हैं, हल्के हैं, मजबूत हैं और सुरक्षित भी हैं, किंतु इसके इस्तेमाल को कम किया जा सकता है। संश्लेषित कपड़ों को कम प्रयोग में लाया जा सकता है। डिटर्जेंट, शैम्पू आदि का उपयोग भी जितना ज़रूरत हो उतना ही किया जाना चाहिए। पारंपरिक उपयोग भी कारगर हो सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के डिस्पोजल बर्तनों की बजाय धुलकर पुनः प्रयोग में आने वाले बर्तन उपयोग में लाए जा सकते हैं। वेट वाइप्स के स्थान पर कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। टी बैग्स की बजाय खुली चाय के उपयोग से भी टी बैग में मौजूद प्लास्टिक को कम किया जा सकता है। सौंदर्य प्रसाधनों के लिए घरेलू नुस्खों का उपयोग किया जा सकता है। उपभोक्ता को उत्पादकों से ऐसे उत्पादनों की मांग करनी चाहिए जिनमें प्लास्टिक का कम प्रयोग हुआ हो। उपभोक्ता को यह जानकारी भी मांगनी चाहिए कि किस उत्पाद में कितना प्लास्टिक प्रयोग में लाया गया है। इससे उपभोक्ता सही चुनाव कर पाएंगे तथा यदि जानकारी हुई तो प्लास्टिक उत्पाद का सही रखरखाव तथा सही निपटारा करना भी आसान होगा। हम सभी की जिम्मेदारी है कि यदि हम इन उपयोगी उत्पादों को सही प्रकार से प्रयोग करें तो हम इनका फ़ायदा भी उठा पाएंगे तथा इनके नुकसानों से भी बचे रहेंगे।